अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद शाम है और आज मैं आप सारों को लेक्चर डिलीवर करूँगा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। लेकिन पहला हमारा टॉपिक है रिसर्च। खैर, रिसर्च एक आम मायने में जो रिसर्च का मतलब है कि एक नॉन से अननोन का सफ़र को क्या कहते हैं रिसर्च। एक चीज़ जो आपको नहीं पता उसका आप उस पर काम करते हैं, काम करने के बाद उसी चीज़ को फिर आप नॉन कर देते हैं, आपको पता लग जाता है। तो इस चीज़ का नाम क्या है? रिसर्च। मैं स्लाइड्स की तरफ जाऊंगा। स्लाइड्स में भी यही लिखा हुआ रिसर्च इज़ एक्सप्लोर दी रियलिटी। रियलिटी मीन्स कि वही बात होगी जो आपको नहीं एक चीज़ पता, सारों को नहीं पता, एक अननोन है, लेकिन आप वही रियलिटी वो रिसर्च करते हैं तो फिर आप उसी चीज़ को रियलिटी में ले आ जाते हैं और पता चल जाता है कि ये भी ऐसी भी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आगे भी स्लाइड में यही लिखा हुआ है रिसर्च इज़ अ ट्रैवल फ्रॉम अननोन टू नॉन। ये मैंने आपसे भी बात शेयर किया। खैर, रिसर्च अब आपको थोड़ा सा ना बिजनेस के लिहाज से थोड़ा सा बता देता है। रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम आफ्टर थ्रू आउट अ स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि हमने एक ही बिजनेस से प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है, फिर उस पर वर्क करना है और स्टडी करने के बाद सॉल्यूशंस देने हैं। सिंपल सी ये बात है। बिजनेस रिसर्च की आगे डेफिनेशन ये है कि एक बिजनेस में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना, फिर उस पर वर्क करना और उसका सोल्यूशन देना। लेकिन ये सारा कुछ एक सिस्टमेटिक वे में, एक पूरा एक वे के अंदर जो बिज़नेस के होते हैं उसको क्या कहते हैं? बिजनेस रिसर्च। खैर, आगे मैं जाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। चार: एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइम डायमेंशन और इंक्वायरी मोड। ये चार के हिसाब से अभी और आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ। तो एप्लीकेशन के लिहाज से दो एग्जांपल्स हैं। एक बेसिक रिसर्च है जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं और दूसरी है अप्लाइड रिसर्च। खैर, बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च तकरीबन थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। थ्योरेटिकल मुराद ये रिसर्च कभी करंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को नहीं देती। ये रिसर्च जब भी रिसर्च करती है मतलब ये मदद करती है फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए। जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आनी होती है उसकी ये सॉल्यूशंस देती है, लेकिन करंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए ये सॉल्यूशन नहीं देती। और ये थ्योरेटिकल बेस होती है, मीन्स के राइटिंग बेस होती है, अल्फ़ाबेटिक बेस होती है। दूसरी तरफ आ जाए अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि आपको बताते हैं कि इस सेमेस्टर में हमने अप्लाइड रिसर्च में माना है तो ना, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च में हम जो भी काम करते हैं सारा प्रैक्टिकल तौर पे करते हैं। बेसिक रिसर्च में क्या था? थ्योरेटिकल। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में क्या था? प्रैक्टिकल तौर पे। फ़र्ज़ करें एक कंपनी में इशू आ रहा है तो हम उस कंपनी को विज़िट करेंगे, उस कंपनी की प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर उनको सोल्यूशन देंगे। इस सारा जो प्रैक्टिकल तौर पे आता है इसको क्या कहते हैं? अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। खैर, आगे आ जाए। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तीन एग्जांपल्स और हैं रिसर्च की: एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सप्लोर करने की चीज़ को क्या कहते हैं? ऐसी रिसर्च जिसमें नई चीज़ें एक्सप्लोर होती हो। मीन्स के पूरी दुनिया को किसी चीज़ का नहीं पता, आप एक आइलैंड दरियाफ़्त करते हैं, ये आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। इस तरह की मतलब आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं आपको न्यूटन्स लॉ अपना किया, उसमें कहा कि इस तरह एप्पल गिरता है, इसके अंदर ग्रेविटी होती है। ये पहले दुनिया को नहीं पता था, लेकिन न्यूटन्स की बदौलत हमें पता चला, तो उसने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जिससे एक नई चीज़ एक्सप्लोर हुई। आगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में ये आता है कि हम क्या कहते हैं? हम एक्सप्लेनेशन, जिस रिसर्च में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या कहते हैं? हम जो स्टडी या इस टाइप की थ्योरेटिकल चीज़ पर पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं, इस रिसर्च को कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कहते हैं इस टाइप की रिसर्च जो कि किसी सिचुएशन या किसी पॉपुलेशन, इस टाइप की चीज़ पर जो रिसर्च है उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। टाइम डायमेंशन के लिहाज से दो रिसर्च की टाइप्स हैं: क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें वन टाइम डाटा कलेक्टेड होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जिसमें वन से ज़्यादा टाइम डाटा कलेक्टेड होता है। खैर, मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे कि अब आप BBA, आपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में BBA का एडमिशन, या आपका पहला दिन क्लास में फैकल्टी वाले आपके पास आते हैं और आपसे इंटरव्यू लेते हैं कि आज आपका पहला दिन आपको कैसा महसूस हुआ, या एंड में आपको क्लासेस के एंड में पूछें
यही फिर आपको एक सेमेस्टर के बाद पूछते हैं कि आपने एक सेमेस्टर गुजारा, आपको कैसा महसूस हुआ। फिर ये एक और सेमेस्टर को, ये तकरीबन एंड तक आपसे इस तरह पूछते रहते हैं। चीज़ क्या थी कि आप हाउ यू फील्स, लेकिन इंटरव्यू आपने एक से ज़्यादा दफ़ा लिए। इसको क्या कहते हैं, मोटिव एक ही हो लेकिन इंटरव्यू या डाटा कलेक्शन ज़्यादा हो तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं सिर्फ एक को। आगे इंक्वायरी मोड में क्या कहते हैं, 3 टाइप्स होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और मिक्स रिसर्च मेथड्स। क्वालिटेटिव रिसर्च में वो रिसर्च है जिसमें क्वालिटी, इसके मतलब एज, इस टाइप की जो चीज़ होती है, और एक्सप्लेनेशन और थ्योरेटिकल वाइज, इसे क्या कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल रिसर्च होती है। न्यूमेरिकल रिसर्च से मुराद जैसे आप जिसमें ऐसी रिसर्च में जिसमें न्यूमेरिकल डाटा यूज़ हो, लाइक SPSS इस टाइप के सॉफ्टवेयर हो जो न्यूमेरिकल डाटा में होते हैं, उसको क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। और मिक्स मेथड रिसर्च जो दोनों का, इन दोनों का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो मिक्सचर होता है वो इसको क्या कहते हैं मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। अच्छा, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सेक्शन नंबर 3 की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बात करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले थ्योरी का एलेबोरेट करना होता है, फिर हाइपोथेसिस करना होता है। और इसमें ना सबसे पहले चीज़ होती है, 3 चीज़ें लाजमी होती है, थ्योरी, हाइपोथेसिस और मॉडल। ये चीज़ें लाजमी होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें। फिर इसके बाद आता है मैथडोलॉजी इसके बाद फिर आता है 8 और 9 में एनालिसिस डाटा, और 10 और 11 में फाइंडिंग और कंक्लूजन आता है। इस तरह हम स्टेप वाइज काम करते हैं। अब आगे इसके अंदर क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडल की, थ्योरेटिकल मॉडल की। थ्योरेटिकल मॉडल में वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। कॉन्स्टेंट्स में हम इतनी बात नहीं करेंगे, वेरिएबल पे बात करते हैं। तो वेरिएबल होते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो चीज़ होती है जो वेरी हो जाती है, मीन्स के चेंज हो जाती है। कांस्टेंट बिल्कुल चेंज नहीं होती। वेरिएबल का मतलब अक्सर सिचुएशन में चेंज हो जाते हैं। इसकी वैसे तो 5 टाइप्स हैं लेकिन हमने 4 पढ़नी है। मैं फिर भी बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीडिएटिंग वेरिएबल्स, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स। हमने पहले 4 पढ़नी है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे बताते हैं, वो टाइप के वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना खुद जीते हैं। इस सेंस में जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से पता चलता है कि वो वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड हो या दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो, उसको क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे आ जाते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स को आपस में जोड़ने वाले वेरिएबल को क्या कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। आगे जाकर थोड़ी सी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। और मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होता है जो कि 2 वेरिएबल्स को जो आपस में जोड़ता है, उनके रिलेशनशिप के बारे में हमें बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इस सेंस में जो होता है इसको क्या कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल कहता है। अब आपको मैंने भी बताया था, आगे जाकर फर्दर एग्जांपल करूँगा तो आगे वो इंडिपेंडेंट इमोशनल इंटेलिजेंट जॉब अटॉर्नी और परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, इस सारे किस पे डिपेंडेंट है एंटरप्रेन्योरियल मतलब बिहेवियर पे। तो ये किस पे आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाता है। आगे फिर बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, ये इनका बीच में आपस का मतलब रिलेशनशिप का नहीं पता, लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है बीच में क्रिएटिविटी है। तो ये कौन सा होगा मॉडरेटिंग, आई थिंक सो मॉडरेटिंग होगा, सॉरी मीडिएटिंग होगा। तो इस तरह मतलब बीच में ये सारे वेरिएबल्स की टाइप्स वगैरह हैं। आगे आ जाता है डाटा कलेक्शन मेथड में, किस कलेक्शन से मेथड करते हैं। प्राइमरी 1-2 टाइप्स के डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है फर्स्ट हैंड होता है, फर्स्ट हैंड हमारा फ्रेश होता है। हम इस तरह इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, पहले का कोई डाटा नहीं होता। सेकंड डाटा कलेक्शन में ये होता है कि वेबसाइट्स में पढ़ा होता है डाटा हम उधर से उठा लेते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा होता है हम उधर से उठा लेते हैं, लिटरेचर में पढ़ा होता है उधर से उठा लेते हैं, वेबसाइट में पढ़ा होता है उधर से उठा लेते हैं। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। आगे आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा कि आपको मैंने पहले भी डिफाइन किया था और फिर दोबारा डिफाइन कर देते हैं। खैर क्वालिटेटिव डाटा में क्या आता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ आते हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ से मतलब अच्छी तरह इंटरव्यूज़ लेना, उनके बिहेवियर को चेक करना, ऑब्जर्वेशन करना, फोकस ग्रुप आ जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आ जाती है, केस स्टडीज़ आ जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है, एक्शन रिसर्च आ जाती है, थर्नोग्राफी आ जाती है। थर्नोग्राफी उसे कहते हैं इस टाइप का इंटरव्यू होता है जो मतलब जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसकी प्लेस में लिया जाता है, उसको खुश करके लिया जाता है। इस सेंस में जो होता है ऑब्जर्वेशन मैंने अभी आपको बोल दिया। आगे वही बात आ जाती है डाटा कलेक्शन मेथड्स में क्या आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, वही अभी जो हमने बात की है
ऑब्जर्वेशन मतलब फील्ड नोट्स वगैरह, फोकस ग्रुप, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, डाटा शीट, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये भी हमने डिस्कस की, इंटरव्यूज़, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, डाटा शीट, इस पर इतना मतलब वो है नहीं, मतलब इस सेंस में हो जाता है। आगे आ जाते हैं 4 मेजर मिक्स्ड मेथड। अच्छा, तो यहाँ हमारी क्या कहते हैं स्लाइड्स क्या कहते हैं ख़त्म होती हैं, और क्या कहते हैं अब अगली स्लाइड पे आते हैं सेक्शन नंबर 4 की, सेक्शन नंबर 5 की। अब हम सेक्शन नंबर 5 में आ जाते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग रिसर्च का एक बहुत बड़ा मेन मतलब चीज़ है। इसके अलावा डिज़ाइन मतलब रिसर्च नहीं कंप्लीट होती डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है? वैसे एक आम इफेक्टिव डेफिनेशन बताया तो मैं आपको पढ़ कर बताया तो डिज़ाइन थिंकिंग कैन बी डिफाइंड एज बी एन इफेक्टिव अप्रोच दैट इज कंसर्न विद फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ यूजर फ्रेंडली वे, इट प्रोवाइड द वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड गिव देम सॉल्यूशन। ये इंग्लिश वाली मतलब जो बुक वाली डेफिनेशन होता है, वैसे समझने के तौर पे ये होता है कि आपने बिजनेस की या किसी पर्सन की आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका सलूशन भी देना है, लेकिन इन अ फ्रेंडली मैनर से मुराद उसके साथ बिल्कुल भाईयाना रवैया रखकर उसको ऐसे प्यार से उसके मतलब बात उसकी प्रॉब्लम सुनकर आगे से एचिंग नहीं होना, इरिटेट नहीं होना कि उसने क्या सुना दिया क्या नहीं सुना। इस तरह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली वे मैनर में आपने प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर आगे क्या कहते हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में जो सॉल्व करने के तरीके को क्या कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। यही बात हो जाती है यही स्लाइड्स में। अब आगे बताया था डिज़ाइन थिंकिंग के ना 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एम्पैथी है, दूसरा डिफाइन है। एम्पैथी कहते हैं बड़े अच्छे तरीके से यही बात है कि प्रॉब्लम को ना आइडेंटिफाई करना एम्पैथी में आ जाता है। और क्या कहते हैं डिफाइन में मतलब ये हो जाता है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। आइडिएट होती है, प्रोटोटाइप होती है, एंड टेस्टिंग होती है, मतलब एंड में जाकर टेस्टिंग होती है। आइडिएट मतलब आइडियाज़ अपने जनरेट करने की, ये आइडिया भी हो सकता है वो आइडिया भी होता है। प्रोटोटाइप में एक आइडिया में जाकर मतलब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, सैम्पलाइजिंग करनी होती है, और टेस्टिंग में फिर एंड में जाकर टेस्ट करना होता है कि ये सही भी आपने किया है या नहीं सेंस में। वही मैंने आपको चीज़ समझाई। नेक्स्ट स्लाइड में भी हुई है। apply empathy means understand the problem, define means analyze, interpret and plan, imagine, ideate means imagine, research, ponder, prototype means apply, creative to create, test, review and revise। खैर अब आप आगे आ जाए। ह्यूमन क्रिएटेड अप्रोच मीन्स कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं? लॉन्च करने से मुराद अब आप लॉन्च करें तो आप में ये 3 चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। सबसे पहले पीपल डिज़ायरेबिलिटी, क्या लोग वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, वो चीज़ ले सकते हैं, लोगों का दिमाग है कि इस चीज़ को यूज़ करना है या ये सर्विसेज यूज़ करनी है। दूसरा बिजनेस वायबिलिटी, क्या हमारा बिजनेस इतना रखता है, इतना वो इन्वेस्टमेंट रखता है, इतना फाइनेंस रखता है कि हम इतना बड़ा काम कर लें। इस सेंस को क्या कहते हैं बिजनेस वायबिलिटी। और टेक्नोलॉजी फिजिबल में कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में जो हमारा टेक्नोलॉजी है जो हम इस तरह की इस्तेमाल करें हमारे पास मौजूद है या नहीं। अगर नहीं मौजूद तो हम पहले से उसको मौजूद कराएं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का जब होगा मौजूद फिर स्टार्ट होता है एक अच्छा लॉन्च प्रोग्राम। अब आगे तीन फेजेस हैं और डिज़ाइन थिंकिंग के। एक इंस्पायरेशन है, एक आइडिएशन है, एक इम्प्लीमेंटेशन है। वही बात है, इंस्पायरेशन में डिटेक्शन हो जाती है व्हाट्स द प्रॉब्लम, एम्पैथाइजिंग ये होती है एक हिसाब की। आइडिएशन में क्या होता है कि क्या कहते हैं हमने आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में होता है टेक्स्ट मतलब हमने इम्प्लीमेंट करना है कि हमने जो किया सही किया गलत किया, इस सेंस में जो होता है। आगे दो टाइप्स की है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। एक है डाइवर्जिंग थिंकिंग, एक है कन्वर्जिंग थिंकिंग। डाइवर्जिंग थिंकिंग में क्या होता है आपकी जो आइडियाज़ होते हैं, आपकी जो सोच होती है ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशंस प्रॉब्लम कुछ वजूहत की वजह से, जैसे कि अब आप इंडिया में आप एक मैकडॉनल्ड्स खोलते हैं, आप कहते हैं कि मैंने बीफ बर्गर इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन इंडिया में बीफ नहीं खाया जाता, तो इसकी वजह से आपकी सोच के आइडियाज़ क्या कम हुए और आप ना एक लॉन्च नहीं कर पाए। जो इस डाइवर्जिंग थिंकिंग में क्या होता है आपकी सोच बिल्कुल कंप्रेस हो रह जाती है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में बिल्कुल क्या कहते हैं सोच आपकी बड़ी हो जाती है। आप मतलब जितने मर्जी आइडियाज़ दे सकते हैं, और इस सेंस में आपको कोई वो नहीं होता, कोई मतलब ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं होता। अब आगे आ जाए इंस्पायरेशन। आपको अभी मैंने बताया था इंस्पायरेशन वही चीज़ है जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होती है और अपॉर्चुनिटी
मैं आपको फिर भी स्लाइड से पढ़कर बता देता हूँ. इज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दैट स्टिमुलेट्स द क्वेस्ट फॉर अ सोल्यूशन स्टार्ट्स विद द ब्रॉड प्रॉब्लम और व्हाट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन चैलेंज. और दूसरी बात ब्रॉड प्रॉब्लम का भी हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ब्रॉड प्रॉब्लम जिधर प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है या जिधर से निकलती है उसको ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कहते हैं. ये नहीं कहते कि जो हमारी अपनी प्रॉब्लम होती है वो क्या कहते हैं, इससे मतलब ब्रॉड प्रॉब्लम कहते हैं उसको. क्या कहते हैं. अब इंस्पायरेशन में मैं आपको वही बताया कि वो अपॉर्चुनिटी वगैरह होती है. आगे है आइडिएशन. नाम से पता चला आइडिया. ज़्यादा से ज़्यादा आपने आइडिया देने हैं. आइडिएशन इन्वॉल्व जनरेटिंग एंड डेवलपमेंट न्यू आइडियाज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. इस तरह का मतलब नहीं, इसकी सारी ये जो चीज़ है ये क्या आ जाती है, आइडिएशन में आ जाती है. ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब आइडिएशन के अंदर ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और एक होती है ऑब्जर्वेशन. ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये चीज़ आ जाती है कि आपने क्या कहते हैं सालों के सजेशन सुनने, किसी में अचीव नहीं करनी के उसने ये कौन सा सजेशन दे दिया, उसने कौन सा सजेशन दे दिया. और क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन में वही चीज़ आ जाती है कि आपने जो टेस्ट करना है क्या कहते हैं वो इस टेस्टिंग वगैरह जो होता है इम्प्लीमेंटेशन में वही होती है ना कि मतलब आपने अभी जो आपने पहले पूरा मॉडल सोचा उसको इम्प्लीमेंट करना है. आगे फिर आगे वही आ जाती है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एक चीज़ किसी बंदे को ऑब्जर्व करना मीन्स कि आप एक बंदे का वो ले रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्व करेंगे और कई चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन इज़ एसेंशियल फॉर गैदरिंग फैक्ट्स एंड डेवलपिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग साइट्स. तो यहाँ हमारा 5th सेशन कंप्लीट होता है. 2nd, 3rd, 4th सेशन कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट 2 वर्ड्स. और यहाँ हमारा सेशन होता है 4 स्टार, क्योंकि ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम 4th सेशन को स्किप कर देते हैं. 4th सेशन में आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. क्या होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए प्रॉब्लम क्या होती है. प्रॉब्लम इज़ गैप कब प्रोड्यूस होता है? जब एक एक्चुअल और डिज़ायर्ड स्टेट में डिबेट पैदा हो या उन दोनों स्टेट में डिफरेंस पैदा हो, तब क्या होता है गैप पैदा होता है. गैप मतलब प्रॉब्लम. 2 टाइप्स के होते हैं, थ्योरेटिकल गैप्स और प्रैक्टिकल इश्यूज. अब ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बात करूँगा कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया प्रॉब्लम नहीं होती. वो जब आप फर्स्ट करें आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कहते हैं पार्किंग अच्छी नहीं है, ये होगा हमारा ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. लेकिन पार्किंग क्यों नहीं अच्छी ये हमने पता कराना है, क्यों नहीं अच्छी, ये होती है प्रॉब्लम. लेकिन वो जो पार्किंग वाला जो इशू होगा वो क्या होगा, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कहलाता है. और इसमें 5 times वाई वाले क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल, वाई दे आर नॉट सेटिस्फाइड देयर जॉब्स, वाई दे डोंट हैव अ चैलेंज इन देयर जॉब्स, वाई दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्क. ये 5 times वाले वाई वाले क्वेश्चन आते हैं. आगे क्या कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस. रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते. रिसर्च क्वेश्चन जो हमने रिसर्च की होती है उन्हीं को हमने क्वेश्चंस में ऐसे लिख जाना होता है. सिंपल अल्फाज में ये वैसे स्लाइड में लिखा हुआ वट these are the hidden factor that leads towards the employees का dissatisfaction. वाई इस तरह के अब मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लम निकाली है उन्होंने, रिसर्च क्वेश्चन निकाले एग्जांपल में से. व्हाट आर द हिडन फैक्टर दैट लीड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज डिससैटिस्फैक्शन, व्हाई द लीडरशिप इज नॉट प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल टू रिटेन द एम्प्लॉयज. मीन्स कि जो आपने सारी रिसर्च की प्रॉब्लम की उसको ही क्वेश्चन के तौर पर लिख देना. रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी तकरीबन दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही एक ही चीज़ है. लेकिन इसके शुरू में हमेशा क्या आ जाता है, टू हमेशा आएगा. तो आगे यही आ जाएगा, टू एग्जामिन द हिडन फैक्टर दैट लीड्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन. दोनों सेम चीज़ है और उसके शुरू में वाई आता है, इसके शुरू में टू आता है. अब आगे लिखेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम टू फिजिबल रिसर्च टॉपिक. वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द ब्रॉड प्रॉब्लम इनटू अ फिजिबल टॉपिक फॉर रिसर्च बाय मेकिंग इट मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज. यही आपको बताया कि फिजिबल रिसर्च टॉपिक तक कैसे जाते हैं. अब आगे है मार्केटिंग रिसर्च. क्या होती है मार्केटिंग रिसर्च? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं
अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग रिसर्च में। मार्केटिंग रिसर्च वो होती है जो कस्टमर्स के हमने ओपिनियंस लेने होते हैं और फिर बाद में हमने उनको क्या कहते हैं फुलफिल करना होता है। कहने का मतलब है मैंने स्लाइड में भी लिखा हुआ है, इन दिस रिसर्च वी टेक कस्टमर ओपिनियंस और इम्प्रूव आवर सेल्फ। इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्विंग होती है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज इन ऑर्डर टू टेक इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, आ गया बेनिफिट क्या है, मार्केट रिसर्च के बेनिफिट क्या होते हैं। इससे हमारी पोजीशन क्या स्ट्रेंथन हो जाती है, हमारे इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम कर देता है। मीन्स कि हमें इतना रिस्क नहीं होता कि हमारे बिजनेस डूबने का, इन्वेस्टमेंट डूबने का। इट आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, मीन्स के जो खतरे वगैरह होते हैं और अपॉर्चुनिटी जो आनी होती है हमें उसके बारे में आगाह कर देता है। इट हैज़ टू डिस्कवर योर एंड योर कंपटीटर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। ये आपके कंपटीटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपको बताया जाता है। तो इससे ये हो जाएगा, जब आपको अपने कंपटीटर की चीज़ें स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चल जाएगा तो आप उसके हिसाब से अगला स्टेप उठाएंगे। इट फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं प्लानिंग एक वक्त, मतलब एक चीज़ के साथ स्ट्रेटेजी के साथ चलना। इट हेल्प्स इन स्पॉटिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स। आगे स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द प्रॉब्लम, then secondly collect the data, then third analyze and interpret the data, reach a conclusion and implement your research। यही होगी। अब आगे प्रॉब्लम मार्केटिंग रिसर्च की दो और टाइप्स है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में क्या आता है, मार्केट शेयर रिसर्च आ जाती है, मार्केट पोटेंशियल रिसर्च आ जाती है, इस तरह जो भी होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में मार्केट सेगमेंटेशन रिसर्च आ जाती है, प्रोडक्ट रिसर्च आ जाती है, इस टाइप की चीज़ आ जाती है। आगे मार्केट रिसर्च इन पाकिस्तान। मार्केट रिसर्च की जो कंपनीज है पाकिस्तान में कौन कौन सी है, तकरीबन 10 हैं। फॉर साइट रिसर्च, गैलप पाकिस्तान, इंटरनेशनल फीड, आयरस कम्युनिकेशन, मार्केमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्केट रिसर्च ब्यूरो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, द डायनामिक्स रिसर्च कंसल्टेंट्स आईपोसिस पाकिस्तान, इंटरनेशनल रिसर्च फॉर सक्सेस कंज्यूमरेटिक प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल फील्ड एंड टैब SB&B मार्केटिंग रिसर्च समर इंटरनेशनल प्राइवेट। ये सारी ना मार्केट रिसर्च की जो कंपनीज है पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे वो हैं। तो यहाँ हमारा अपना सेशन तो इत्तेखाम मतलब एंड होता है, तो अगले सेशन पे हम आते हैं। अब हमारी ये सेशन नंबर 6 की स्लाइड्स हैं, तो इसमें है एम्पथाइजिंग। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मे भी हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इसमें ये है कि क्या कहते हैं अपना, इसमें ना एक बंदे के पीछे लगा हुआ तीर, दूसरे बंदे के भी लगा हुआ पीछे तीर, और नीचे लिखा आई नो एग्जैक्टली यू फील। इस बात का ये मतलब है कि एक बंदे की दूसरे बंदे की जब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करनी है तो बिल्कुल जैसा हमने अपने बन जाना है, बिल्कुल जैसा अपने आप को शो कराना है कि मैं बिल्कुल आप जैसा भाई हूँ, आपका फ्रेंड हूँ। इस तरह वो मतलब अपनी सिचुएशन में प्रॉब्लम बताएगा, वरना नहीं बताएगा। अब आगे जा जाते हैं इंटरव्यूज़ में क्या कहते हैं, इंटरव्यू क्या कहते हैं, अ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन और मोर देन 2 पर्सन डिबेट किसको कहते हैं, मोर देन 2 डिबेट बिटवीन मोर देन 2 पर्सन विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। मीन्स कि एक पर्पस स्पेसिफिक माइंड है। आपका रिजर्वेशन तो आप भी घर में करते रहते होंगे अक्सर, उसको इंटरव्यू हम कह देंगे नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक माइंड में रख करके इससे ये सवाल पूछने, इससे ये करना, तो इस सेंस में क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यूज़ की टाइप्स तो वैसे बहुत सी हैं, मैं फर्दर थोड़ी सी डिस्प्लेन कर देता हूँ। टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन में जो इंटरव्यू होता है, ईमेल इंटरव्यू जो ईमेल पे होता है, एंथ्रोग्राफिक इंटरव्यू, मज़े का इंटरव्यू। ये होता है कि जिस यूज़र का हम इंटरव्यू ले रहा है उसकी बिल्कुल सिचुएशन पे खड़े, मतलब बिल्कुल उसको सिचुएशन पे खड़े होकर, मीन्स कि एक शख्स है जिसने गाँव में रहता है तो हम स्पेशल उसके गाँव जाते हैं, उसकी वो जैसे बैठा होता है, जो मर्जी हरकतें करता है, सारा कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरव्यू लेते हैं। इसको कहते हैं एथनोग्राफिक इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यू मीन्स के आमने सामने इंटरव्यू, ग्रुप में बैठ के इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, जो डेप्थ में जाकर मतलब एक सवाल होता है। इस टाइप के सारे इंटरव्यूज़ के टाइप्स ही है। आगे बताया मोड्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जो बिल्कुल पहले से प्री प्लान होता है कि आपको पता होता है कि आपने ये सवाल पूछना है, आपने ज़रा सा इस तरह से हिलना नहीं है, और डिज़ाइन थिंकिंग में ये वाला इंटरव्यू नहीं मौजूद होता और इसकी ज़रूरत नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता है कि टोटली आपने अपने पास से सवाल पूछना है, अपनी मर्ज़ी से इंटरव्यू लेना है टोटली। तो ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर आप बिल्कुल चेंज है। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू से कहते हैं
जिसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों मिक्स मीन्स के आपको मतलब आप सवाल आपके पास थोड़े से गिवन हो, थोड़े ना गिवन, तो आप अपनी मर्ज़ी से पूछ सकते हैं, थोड़े नहीं पूछ सकते, इस सेंस में। आगे प्रिपेयरिंग एंड इंटरव्यू को जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपने पहले देखना है कि हु विल बी रिस्पोंडेंट। एम ऑफ इंटरव्यू मतलब आपने इंटरव्यू लेने के बाद आपको क्या चाहिए इस सेंस में, तो इस तरह के हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने इंटरव्यू देते साथ ही आपने स्टार्ट नहीं कर देना कि इंटरव्यू लेना शुरू कर देता अगला बंदा आपको कैसे इंटरव्यू दे दे। पहले आपने इंट्रोडक्शन देना अपना कि मैं ये हूँ, मैं इस कंपनी से आया या मैं इस यूनिवर्सिटी से आया, मेरा ये प्रोजेक्ट है। फिर इंट्रो प्रोजेक्ट के बारे में कि हमें ये इंटरव्यू लेना लाजमी है, हमें प्रोजेक्ट गिवन है कि हम आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर अपनी रिपोर्ट को बिल्ड करना है, फिर वर्क स्टोरीज करनी है, एक्सप्लोर इमोशंस करने, इमोशंस को फुल ऊपर लेकर जाना है। फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट्स उसके सामने रखने में से जो आपने क्वेश्चंस रखे हैं वो उससे आपने पूछना, और फिर एंड में उसको थैंक यू ज़रूर कहना है। आफ्टर द इंटरव्यू छोटी छोटी बातें हैं कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने कोशिश करनी है कि स्लाइड्स को एक अलग नोट्स में बना दें, और क्या कहते हैं आपने कोशिश करनी है अपने रिफ्लेक्शन स्किल, अपने स्किल्स को क्या कहते हैं यूज़ करें। अच्छा, इंटरव्यू के बाद एक चीज़ लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्पैथी मैप। एम्पैथी मैप ज़रूरी है। एम्पैथी मैप में क्या होता है, डू से थिंक फील। डू का मतलब वो क्या कर रहा था, से का मतलब वो क्या बोल रहा था, ये जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। थिंक का मतलब वो क्या फील कर रहा था, और फील का मतलब क्या थिंक का मतलब क्या सोच रहा था, और फील का मतलब क्या वो महसूस कर रहा था कि आप लेने के बाद वो हेजिटेट हो रहा था या फिर थोड़ा सा बिल्कुल फ्री था। इसके बाद होता है पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टेटमेंट। लेकिन इससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्टेक होल्डर बताना होता है। स्टेक होल्डर मीन्स जिसका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। फिर नीड्स बतानी होती है। नीड्स मतलब उसको क्या ज़रूरत होती है, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, और इनसाइड्स एंड्स में बताना होता है। आगे क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नीड्स ह्यूमन इमोशनल। वही बताया हुआ कि नीड्स क्या होती है। नीड्स आर ह्यूमन इमोशनल और फिजिकल नेसेसिटीज। नीड्स हेल्प डिफाइन योर डिज़ाइन चैलेंज। रिमेंबर नीड्स आर, अच्छा नीड्स हमेशा वर्ब्स होती है। नीड हमेशा क्या होती है, वर्ब होती है। नाउन होती है आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नीड्स होती है हमेशा वर्ब होती है। और आइडेंटिफाइज इनसाइट्स आइड में आकर पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स तो पीओवी हमने स्टेटमेंट बनानी है। पीओवी स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कहते हैं। इसमें सबसे तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक क्या कहते हैं, यूज़र मीन्स के स्टेक होल्डर जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। एक नीड, उसकी नीड क्या, प्रॉब्लम क्या, इनसाइड मतलब उसको क्या चाहिए, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है। तो फाइनली इसके बाद क्या कहते हैं, इस तरह हो जाता है। एग्जाम्पल हो गई है, ठीक है। सो हमारा यहाँ 6 सेशन भी ख़त्म हो जाता है, तो हमारा एक लास्ट सेशन है तो उस पर मिलते हैं, मतलब उस पर बात करते हैं। और सेशन 7 में तकरीबन सारा डिज़ाइन थिंकिंग में हुआ है और उसकी स्लाइड्स नहीं गिवन, तो इसकी वजह से इसका लेक्चर गिवन नहीं हो सकता। तो हमारा यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 5 सेशंस बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी पूरी, थैंक यू। और ये हमें एक मौका दिया है। वैसे हम इतनी पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में, आपको पता है इतनी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हमारे सर कासिम नसीर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इनकी वजह से इन्होंने असाइनमेंट हमें ऐसी दी कि हमें एक दफ़ा इनकी वीडियो, मतलब हमें लेक्चर सुनने पड़े। हमें अपने लेक्चर सुनने से ये हो गया कि जो पढ़ाया था हमारे दिमाग में दोबारा गो थ्रू हो गया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस तरह किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।